यूरोप में राष्ट्रवाद बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद की अवधारणा यानी राष्ट्रवाद का अर्थ। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बढ़ाती है, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, लेकिन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये उन्नत रूप में प्रकट हुई। यदि आप 1789 की फ्रांसीसी क्रांति नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले फ्रांसीसी क्रांति समझ लें ताकि ये चैप्टर आपको ठीक से समझ में आए। तो इस चैप्टर में हमारा कहानी स्टार्ट होता है साल 1815 से। 1815 से करीब 11 साल पीछे 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना था और इन 11 सालों में नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप को जीत चुका था। साल 1815 में वाटरलू का युद्ध चल रहा था, जिसमें एक और फ्रांस का नेपोलियन, दूसरी तरफ यूरोप के वे सभी राष्ट्र एक साथ आ गए थे, ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जिन्हें नेपोलियन ने पहले हराया था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया और उसे पकड़कर अटलांटिक महासागर के बीच स्थित सेंट हेलेना नामक द्वीप पर छोड़ दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इधर यूरोप में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में साल 1815 में ही विजयी राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। वियना सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी प्रधानमंत्री मेटरनिक कर रहा था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोप में पुनः पुरानी व्यवस्था यानी राजतंत्र को स्थापित किया, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। इस वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो नए परिवर्तन या सुधार का विरोध करता हो, जो लोकतंत्र का विरोध करता था। वियना सम्मेलन के माध्यम से फ्रांस में बुर्बो वंश के लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। लुई 18वां फ्रांस के बदलती हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर राजतंत्र थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से लुई 18वां ने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। लुई 18वां के बाद फ्रांस का अगला शासक बना चार्ल्स 10। चार्ल्स एक प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासक था। निरंकुश या डिक्टेटर ऐसे शासक को कहा जाता है जो किसी का बात नहीं मानता हो, जो अपना मनमानी करता हो, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण ना हो। चार्ल्स ने पॉलीगेनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो चार्ल्स के तरह ही प्रतिक्रियावादी था। पॉलीगेनेक ने लुई 18वां द्वारा स्थापित सामान्य नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया, अर्थात वो कानून जो लोगों में भेदभाव मिटाता था, उसे समाप्त कर समाज के शक्तिशाली वर्ग को विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। उदारवादियों ने उसके इस कदम को चुनौती और अपने विरुद्ध षड्यंत्र समझा और जब प्रतिनिधि सदन तथा दूसरे उदारवादियों ने पॉलीगेनेक के विरुद्ध असंतोष प्रकट किया तो चार्ल्स ने इस विरोध की प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश यानी 4 तत्काल कानून बनाकर इस विरोध को दबाने का प्रयास किया। अब इन अध्यादेशों कानूनों के विरुद्ध क्रांति शुरू हो गई और फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। अंत में चार्ल्स 10 फ्रांस की राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस के जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। इसलिए लुई फिलिप की नीतियां उदारवादियों के पक्ष में और संवैधानिक गणतंत्र के हित में रही है। जुलाई 1830 की क्रांति ने एक बात तो क्लियर कर दी कि फ्रांस में राजतंत्र का प्रभाव कम हो रहा है और इस क्रांति ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को फिर से जीवित कर दिया और वियना सम्मेलन के उद्देश्यों को समाप्त कर दिया। इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना का विकास हुआ, जिससे सभी यूरोपीय देशों में राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग तैयार हुआ। इसी से इटली, जर्मनी में एकीकरण और यूनान, पोलैंड,
एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार हुआ। फ्रांस का अगला शासक लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी। साल 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो किसी भी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक सुधार का विरोध करता था। अब लुई फिलिप पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो संख्या में भी कम थे। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे किसी भी प्रकार के विदेशी नीति में सफलता हासिल हो रहा था, जिससे उसके शासन काल में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में कियार्स के नेतृत्व में विशाल भोज का आयोजन किया और जगह जगह अवरोध लगाए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया और काम की गारंटी दी। इस समय गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन था और सुधारवादियों का नेता लुई बला। जल्दी दोनों में मतभेद शुरू हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का नेक्स्ट सम्राट बन गया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस में पुरानी व्यवस्था का अंत किया, इसका प्रभाव इटली, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड पर भी पड़ा। इटली और जर्मनी के नेताओं ने लोगों में बढ़ते हुए असंतोष का लाभ उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा देश की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।